मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया। ठीक है ना। कोई एक रात जगकर अमीर हो गया, कोई एक रात जगकर अमीर हो गया, मैं किताबों को पढ़कर फकीर हो गया। दिन रात की मेहनत बेकार हो गई और बेकारों का मेहनत साकार हो गया। आज आपने देखा होगा नीट का एग्जाम हुआ है और ऐसा माना जाता है कि नीट का पेपर ना लीक हो गया। यानी ऐसे हमारी चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों का एग्जाम का पेपर अक्सर लीक ही हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चे धरे रह जाते हैं और जो एक रात में पढ़ता है वही अपना बाजी मार जाता है। चलिए, तो ये तो हमारी बिहार सरकार और भारत सरकार की थोड़ी सी कमी है। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन नंबर 9, शासक, इतिवृत्त और मुगल दरबार के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमने पहले वीडियो में 1 से 15 तक का क्वेश्चन दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेकर आगे तक के जितने 28 तक के क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, फौजदार और अमल गुजार शब्दों का व्याख्या कीजिए। यानी मुगल शासन में फौजदार किसको कहा जाता था? तो ध्यान देंगे, राजा अकबर अपने शांति अमन के लिए साम्राज्य में सरकारों को बांट दिया था। यानी कहने का अर्थ है पूरे राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था और इन प्रांतों के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसे फौजदार और अमल गुजार कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। राजा अकबर अपने साम्राज्य को कई भागों में बांटा और इन साम्राज्य को सरकार में बांटा, यानी कई भागों में बांटा, और प्रत्येक का जो मुख्य अधिकारी होते थे ना, उस फौजदार और अमल गुजार थे। उन्हें क्या कहा जाता था? फौजदार। और जो न्याय व्यवस्था देखते थे, जबकि अमल गुजार का काम था भू राजस्व वसूली और नियंत्रण का काम करना। ध्यान देंगे, फौजदार का क्या काम? तो न्याय और व्यवस्था को देखना, जबकि अमल गुजार का काम था भू राजस्व की वसूली और नियंत्रण का काम देखना। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो राजा अकबर के शासन काल में साम्राज्य को कई भागों में बांटा गया, साम्राज्य को कई भागों में बांटा गया, और जिनमें फौजदार का क्या काम? तो न्याय व्यवस्था देखना, और अमल गुजार का क्या काम? भू राजस्व की वसूली और नियंत्रण का काम देखना। क्लियर? चलते हैं नंबर 17, दीवान ए आला की व्याख्या कीजिए। देखिए, दीवान ए आला क्या था? तो दीवान ए आला मुगल काल के मुख्य दीवान होते थे। माने जो दीवान जितने भी होते थे उनके मुख्य दीवान को कहा जाता था दीवान ए आला। समस्त आय और व्यय का हिसाब रखना, जितने भी राज्य की आय होती थी और व्यय होती थी उसका हिसाब रखना। राज्य के अंदर सरकारी और खालिशा, माने जो सरकारी, जो आप अभी पढ़े, जो फौजदार होते थे और अमल गुजार होते थे, उनका जागीर का, इमाम भूमियों का ब्यौरा रखना किसका काम? तो दीवाने आला का काम होता था। और जितने भी प्रांतीय दीवान होते थे सब इसी के अंतर्गत आते थे। किसके? दीवाने आला। माने कहने का अर्थ है कि राज्य में सबसे ऊंचा पद माना जाता था कौन? दीवाने आला का। जो कि कौन कौन? तो सरकारी, जागीर, इमाम भूमि और दीवान के प्रधान होते थे। इन सारे का प्रधान एक अकेला कौन होता था? तो दीवाने आला होता था। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे 18 क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन 18 है मेरे भाई, मीर बख्शी की व्याख्या। देखिए, मीर बख्शी कौन थे? तो मुगल काल में सैनिक विभाग का मुख्य अधिकारी को मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल काल था ना, तो उसमें जो सैनिक होते थे, सैनिक विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसे मीर बख्शी कहा जाता था। ये मनसब की नियुक्ति भी करता और मनसब के काम पर नियंत्रण भी रखता था। वो अपने हाथों में सबको रखता था। और मनसब की जो क्या कहते हैं, उसके पद की वृद्धि होती थी, पदोन्नति, ये भी किसके हाथ होता था? तो याद रखेंगे, मीर बख्शी के हाथ हो। या खुफिया विभाग का मुख्य प्रधान होता था। खुफिया विभाग का ये क्या होता था? प्रधान होता था। कौन? तो मीर बख्शी। तो आपसे पूछे कि मीर बख्शी कौन? तो सैनिक विभाग का प्रधान, खुफिया विभाग का प्रधान और मनसब को नियंत्रित करने में किसका हाथ होता था? तो मीर बख्शी का काम होता था। आगे है क्वेश्चन, मुगल कालीन इतिहास को 2 ग्रंथों, उनके लेखकों के नाम। देखिए, मुगल कालीन इतिहास को जानने के लिए हमने कई ग्रंथों का नाम लिया था। कहता है यहाँ 2 ग्रंथ का नाम बताइए और उसके लेखक का नाम।
तो पहला याद रखिएगा अकबरनामा, जिसके लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल गलती लिखा गया थोड़ा सा, अबुल फजल लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा है शाहनामा, जिसका नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी, याद रखेंगे। ऐसे तो अकबरनामा भी है जिसको खुद, सॉरी, बाबरनामा जिसको बाबर ने खुद लिखा है। इसके अलावा जहांगीरनामा, जहांगीर खुद लिखे हैं। हुमायूंनामा जिसकी बहन गुलबदन बेगम लिखी। लेकिन आपसे कह रहा है दो ही, तो याद रखिएगा अकबरनामा जो प्रसिद्ध है अबुल फजल, शाहनामा प्रसिद्ध है अब्दुल हामिद लाहौरी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सॉरी 20। अबुल फजल की भाषा शैली कैसी थी? अबुल फजल की भाषा शैली याद रखेंगे फारसी। ऐसे तो वो कई भाषा जानते थे। जन्म हुआ था उनका कहाँ? ईरान में, लेकिन रहते थे कहाँ? आगरा में। तो ये कई भाषा के जानकार थे, फारसी, तुर्की, ईरानी, यूनानी, कई भाषा जानते थे। लेकिन अबुल फजल की जो लिखे गए हैं खाला कौन? अबुल फजल का लिखा हुआ अकबरनामा जो किताब है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे फारसी भाषा में। अब कह रहा है कि अबुल फजल की भाषा शैली कौन थी? तो फारसी थी। वह कई भाषा के जानकार थे और इनके भाषाओं में अलंकार होता था। साथ ही साथ कथन में लय और पर विशेष ध्यान दिया। माने जो भी उन्होंने लिखा है अकबरनामा, उनके कथन और लय पर विशेष ध्यान दिया है। माने किसी चीज को कैसे बोलना चाहिए, उसकी क्या लय होनी चाहिए, इन सब पर उन्होंने विशेष ध्यान दिए हैं। आगे चलेंगे हम लोग। नंबर 21, अकबर की अबुल फजल क्यों पसंद करते थे? कि अकबर जो थे वो अबुल फजल को बहुत पसंद करते थे। आखिर ऐसा क्यों? तो याद रखेंगे अबुल फजल को इसलिए अधिक पसंद करते थे क्योंकि अबुल फजल जो थे वे कई भाषा के जानकार थे। साथ ही साथ वो सच बोलने में कभी नहीं डरते थे, हमेशा सच का साथ देते थे। जब भी जरूरत होती थी सच के लिए वे लड़ जाते थे। इसीलिए इन्हीं सब बातों के कारण अबुल फजल को राजा अकबर बहुत पसंद करते थे। राजा अकबर अबुल फजल को क्यों पसंद करते थे? अबुल फजल को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि जब पंखा चला दो उधर बड़ा। तो अबुल फजल को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह कई भाषा के जानकार थे। साथ ही साथ वे स्वतंत्र विचार के आदमी थे और राजा अकबर को ये बातें बहुत पसंद आती थी। यानी अकबर सच बात को ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उनके नवरत्नों में इनको रखा गया था। आगे चलेंगे। मुगलों की तैमूरी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सुनिएगा कि मुगलों को तैमूरी क्यों कहा गया है? हमने बताया था, पढ़ाया था, आपको याद होगा कि हमारे देश में तो उसे मुगल कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनको तैमूरी क्यों कहते हैं? तो याद रखेंगे मुगल के माता तो मंगोली थी। मुगल की माता कौन थी? मंगोली थी। लेकिन उनके पिता तैमूर वंश के थे। पिता किसके थे? तैमूर। अपने माता के नाम पर वो मंगोल नहीं होना चाहते थे। इसलिए नहीं होना चाहते थे क्योंकि मंगोल बहुत आक्रामक लोग थे, बहुत हत्यारा थे। दुनिया में उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और बाबर चाहते थे कि हम मंगोल ना कहलाकर क्या कहलाएं? तैमूर कहलाएं। इसीलिए उन्हें तैमूरी भी कहा जाता है। ठीक है, अपने पिता के वंशज के कारण उनको क्या कहा जाता है? तैमूरी। चलेंगे आगे। हुमायूं भारत से पलायन क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि हुमायूं भारत से पलायन क्यों कर गया? देखिए इसके पीछे भी कारण था। हुमायूं के काल में अफगान शासक शेरशाह सूरी की शक्ति बढ़ गई। ऐसे जब वह यहाँ पर था हुमायूं, तो उसी समय अफगान के शासक शेरशाह सूरी की शक्ति काफी बढ़ गई। अब उसने क्या किया? हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। कब? तो 1539 में। और चौसा के मैदान, बिहार के बक्सर जिला के चौसा के मैदान में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुई, जिसमें हुमायूं हार गया। फिर 1540 में कन्नौज, यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, कन्नौज में 1540 में वहां फिर से युद्ध हुआ, जिसमें उसकी जाने एकदम खतरा में पड़ गया। हुमायूं वहां से भाग गया। वहां से भाग करके वह आगरा गया। आगरा में वहां उसका भाई था हुमायूं का, ठीक है ना, कमरान मिर्जा भी उसको सहारा नहीं दिया और शेरशाह सूरी उसको खदेड़ते हुआ आगरा तक पहुंच गया था। वहां से वह जान बचा करके कहां भाग गया? काबुल भाग गया। ठीक है ना। तो भारत से पलायन का मेन कारण था शेरशाह सूरी से कन्नौज के युद्ध में उसकी हार हो गई और उसको जान बचाने के लिए, वह अपनी जान बचाने के लिए उसे वहां से भागना पड़ा। आगे चलेंगे। मुगल सम्राटों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मुगल सम्राट जितने भी थे, चाहे वो बाबर हो, शेरशाह जी, अकबर हो, जो भी हैं,
उन्होंने इतिवृत्त क्यों तैयार किया? इतिवृत्त तैयार करना का मतलब हुआ कि वो अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा क्यों ऐसा किताब लिखे? देखिए इसके पीछे क्या कारण था। ये दिखाना चाहते थे दुनिया के देशों में कि हमारी शासन व्यवस्था इस तरह से है। दुनिया के देशों को अपनी शासन व्यवस्था दिखाने के लिए वो क्या करना चाहते थे, ऐसा किताब लिखे। ठीक है, एक नंबर। दूसरी नंबर, दुनिया के जो देश थे वहां के जो राजा थे, उस राजा को ये डराना चाहते थे कि देखिए हमारे खिलाफ अगर कोई व्यक्ति, हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति अगर सोचता भी है तो हम उसको खत्म कर देते हैं, उसको रहने नहीं देते हैं। यानी हमारे साथ युद्ध के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इस बात को याद दिलाने के लिए, अपने पूर्वजों को बताने के लिए और साथ ही साथ जो भारतीय लोग थे उसको जानकारी देने के लिए उन्होंने इतिवृत्त तैयार करवाया। ठीक है, तो किसके लिए? तब विदेश के लोगों को बताने के लिए, साथ ही साथ दुश्मनों को अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने इतिवृत्त तैयार किया। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। इतिवृत्त हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25, फारसी भाषा का भारतीकरण किस प्रकार हुआ? देखिए प्रश्न कह रहा है कि फारसी जो था वह हमारे देश की भाषा नहीं थी, वो तो बाहर से आए थे, लेकिन फिर भी इसको फारसीकरण का भारतीकरण कैसे हो गया, यानी भारत के लोग उसको पढ़ने लिखने कैसे लगे? तो देखिए इसका मेन कारण था कि जो हमारे स्थानीय मुहावरा थे, स्थानीय मुहावरा माने लोकोक्तियां, जो लोग आम जन किसी किसी बातों में बोल देते हैं अचानक, तो उसको कहते हैं हम लोकोक्तियां या मुहावरा। ये मुहावरा किस में चला गया? फारसी में चला गया। और यानी फारसी के जो विद्वान थे उस मुहावरा का प्रयोग कहाँ कर दिए? फारसी की किताबों में कर दिए। क्लियर? तो अब मुहावरा पहुंच गया कहाँ? फारसी में। और इसी में क्या हो गया कि हिंदी भाषा जो थी, हिंदी भाषा धीरे धीरे उसमें लीन हो गई, तो उससे एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ और भारतीय लोग उर्दू भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिए। अर्थात फारसी किस में आ गया? भारत में शुरू हो गया। ठीक है, तब भारत में फारसी कैसे आया? मेन कारण था कि फारसी का भारत में आने का मेन कारण जो स्थानीय मुहावरे थे उसको किस में लीन हो जाना? फारसी भाषा में चला जाना। यानी फारसी के विद्वान इस मुहावरा का प्रयोग कहाँ करने लगे? अपने किताबों में करने लगे, जिसके कारण हिंदी किस में चली गई? फारसी में। और दोनों मिलकर एक नई भाषा का जन्म दिया जिसका नाम रखा गया उर्दू। नंबर 26, जहां आरा कौन थी? वास्तुकला परियोजना में उसका क्या योगदान? तो हमने कल बताया था कि जहां आरा जो थे ना, शाहजहां की बेटी थी। ऐसे तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि शाहजहां उससे शादी भी कर लिया था, क्योंकि मुमताज महल की मृत्यु के बाद मुमताज जैसी ही सुंदर हुआ थी और जहां आरा उसकी बेटी थी। किसकी? शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, तो उससे शादी भी कर लिया। अब सच्चाई क्या वो नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो जहां आरा कौन थी? तो शाहजहां की पुत्री थी। बहुत ही सुंदर, शाहजहां के बराबर थी वह। और शाहजहां के साथ कई परियोजनाएं का योगदान दिया, माने कई परियोजना को निर्माण करने में, लिखने में जहां आरा उनकी मदद की। जो शाहजहांबाद राजधानी बनाई गई थी शाहजहां के समय में, वो उनकी ही देन है। कई परियोजना में उन्होंने शाहजहांबाद का निर्माण भी करवाई। दिल्ली की जो चांदनी चौक है उसके भी परियोजना में उसने मदद की थी। यानी कई परियोजना की। कौन कौन? तो पहला दिल्ली के चांदनी चौक के निर्माण और दिल्ली की राजधानी शाहजहांबाद के निर्माण में कौन मदद की? जहां आरा। आपसे पूछे जहां आरा कौन थी? तो शाहजहां की बेटी, जो बिल्कुल मुमताज महल जैसी सुंदर थे। और उन्होंने शाहजहां के साथ रहकर कई परियोजनाओं को उन्होंने पूरा किया, जिनमें दिल्ली के चांदनी चौक की परियोजना, माने कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे निर्माण होगा। फिर अपनी राजधानी कहां बनाई? शाहजहांबाद। आगे चलेंगे। नंबर है 27, सुलह कुल के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए अकबर ने क्या किया? देखिए अकबर बहुत अच्छे राजा थे। तो सुलह एक कुल का मतलब था कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म इत्यादि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, सबको एक समझा जाए, ऐसा राजा अकबर चाहते थे। इसलिए राजा अकबर ने क्या किया? इस सुलह एक कुल को बढ़ाने के लिए सभी कर्मचारियों को समान व्यवहार करने का निर्देश दिया। उन्होंने जितने कर्मचारी थे सबको समान व्यवहार करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है ना? 1563 में तीर्थ यात्रा कर
और 1564 में जजिया कर को क्या कर दिया उसने, समाप्त कर दिया, क्योंकि यह धर्म से जुड़ा हुआ था और इससे क्या होता था, लोगों को कठिनाइयां होती थी, यानी कि हिंदू को इस पर कष्ट होता था, और हिंदू या अन्य प्रकार के जो धर्म के लोग थे, इससे बचने के लिए राजा ने क्या किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया। किसके कारण, सुलह कुल को मजबूत करने के लिए, कि भाई हम इस धर्म को मानते हैं, सब हमारे राज्य में बराबर है, ऐसा इसलिए उन्होंने किया। आगे चलेंगे, झरोखा दर्शन, यानी 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। झरोखा दर्शन सबसे पहले किसने शुरू किया, इसका क्या उद्देश्य था। तो देखिए, राजा अकबर कहते थे कि जब राजा और जनता के बीच में अगर बातचीत हो, एक दूसरे के साथ सामने रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है, मेल जोल बढ़ता है, आपसी प्रेम भाव क्या होता है, बढ़ता है। इसी बात को लेकर के राजा अकबर ने एक नियम चलाया जिनका नाम रखा झरोखा दर्शन। क्यों, ताकि जनता और राजा के बीच में प्रेम जगे। तो झरोखा दर्शन में होता क्या था कि राजा अकबर शाम के समय में जब नमाज खत्म होती थी, उसके बाद 1 घंटे के लिए वो एक ऊंचे छज्जे पर चले जाते थे, माने छत के ऊपर पर चले जाते थे, और वो भीड़ के सामने, बहुत मैदान के सामने भीड़ में बहुत सारे लोग जुटे रहते थे, सब लोग राजा का दर्शन करते, राजा सबका अभिवादन करते थे। नहीं, तो इससे क्या होता था कि सबको लगता था कि राजा को हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से, अब दोनों के बीच में वार्तालाप होती, बातचीत होती, तो इससे क्या होता था, लोगों को राजा के प्रति और राज्य के प्रति ना मन में प्रेम भाव जागृत होता। इससे क्या होगा कि राजा और जनता के बीच में रिश्ता क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। इसलिए राजा अकबर ने एक नियम चलाया जिसका नाम रखा झरोखा दर्शन। ठीक है ना, राजा अकबर ने क्या चलाया, झरोखा दर्शन। कोई दिक्कत, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कुल 28 क्वेश्चन। आशा करते हैं यानी 16 से लेकर के 28 तक का क्वेश्चन हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आप अच्छे समझे हो, वीडियो आपको लाभदायक लगा हो, तो समझ रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन के साथ।